नाज़न की माँ ने बज़ाहिर तो अपनी बेटी का साथ देने के लिए रानी के साथ बदतमीजी की थी, लेकिन इस एक हरकत ने पूरे घर में ऐसा तूफान खड़ा कर दिया कि अब रिश्ते एक बार फिर टूटने के करीब पहुंच गए हैं। बिलाल अपनी बीवी रानी की हालत देखकर गुस्से से बेकाबू है। शारिक अपनी सास के दिफा में खड़ा है और अहमर दोनों भाइयों के दरमियान खड़े होकर हालात संभालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं कि नाज़ीन की माँ के जहन में इससे भी बड़ा मंसूबा चल रहा है। रानी के जिस्म पर गर्म सालन करने के बाद वह जमीन पर बैठी दर्द से करा रही होती है। बिलाल फौरन उसके पास पहुंचता है और उसे सहारा देते हुए कहता है, रानी मेरी तरफ देखो, हिम्मत करो, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। रानी की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। बिलाल, मुझे बहुत जुलन हो रही है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस घर में मेरे साथ ऐसा होगा। बिलाल गुस्से से नाज़ीन की माँ की तरफ देखता है, आपने मेरी बीवी के साथ यह किया, कैसे सिर्फ खाना मांगने पर आपने उसके साथ ऐसा सलूक किया। नान की माँ फौरन रोने लगती है, बेटा मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, मेरी बेटी बीमार है, मैं सिर्फ उसके लिए खाना लेने गई थी, रानी ने खुद मुझे रोक दिया और मुझसे बदतमीजी की। बिलाल फौरन जवाब देता है, बस अपनी गलती छुपाने के लिए मेरी बीवी पर इल्जाम मत लगाएं, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि रानी की हालत क्या हुई है। इतने में शिक आगे बढ़ता है, बिलाल जबान संभाल कर बात करो, यह मेरी सास है, तुम्हें इनसे इस लहजे में बात करने का कोई हक नहीं। बिलाल भी पीछे नहीं हटता, और आपको भी यह हक नहीं कि हर बार अपनी बीवी और सास की गलतियों को छुपाते रहे। अगर आज रानी को कुछ हो जाता तो क्या आप जिम्मेदारी लेते? शारिक गुस्से से बिलाल की तरफ बढ़ता है, मगर इसी वक्त अहमर दोनों के दरमियान आ जाता है। बस करो, एक हादसा हुआ है और तुम दोनों उसे जंग बना रहे हो, पहले रानी को डॉक्टर के पास ले जाओ, बाकी बात बाद में होगी। शारिक गुस्से में कहता है, अहमर तुम भी हमेशा मेरी मुखालफत करने लगते हो। अहमर प्रस्कून लहजे में जवाब देता है, भाई मुखालफत नहीं कर रहा, सिर्फ ये कह रहा हूँ कि गलत को गलत कहने से रिश्ता खत्म नहीं होता, बल्कि कभी कभी रिश्ता बच जाता है। यह बात शारिक को और भड़का देती है, लेकिन वह खामोश हो जाता है। बिलाल रानी को लेकर डॉक्टर के पास चला जाता है। घर में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। इसी खामोशी का फायदा उठाते हुए नाज़ीन की माँ आहिस्ता से शारिक के पास आती है। बेटा मैं तुम्हें एक बात कहूँ। शारिक थके हुए अंदाज में कहता है, जी अम्मी बोली। वह आंखों में आंसू लाते हुए कहती है, मैंने अपनी बेटी को इस हालत में देखा है, वह पहले ही बहुत कुछ बर्दाश्त कर रही है, लेकिन अब मुझे लगता है कि यह घर उसके लिए महफूज नहीं रहा। तुम अपनी बीवी को लेकर अलग हो जाओ, अपना घर ले लो, सुकून से रहोगे। शारा कुछ नहीं बोलता। वो फिर कहती है, तुम्हारी अपनी जायदाद है, अपनी जिंदगी है, कब तक सबके झगड़ों में फंसते रहोगे? शिक पहली मर्तबा इस बात पर संजीदगी से सोचने लगता है, लेकिन इसी वक्त उसे अहमर की बात याद आती है। गलत को गलत कहने से रिश्ता खत्म नहीं होता। शिक कुछ लम्हे खामोश रहता है और फिर कहता है, अम्मी अलग घर लेना शायद मसले का हल नहीं है, मसला घर नहीं, मसला हमारे रवैये है। नाज़न की माँ के चेहरे पर एक लम्हे के लिए परेशानी आती है, मगर वो फौरन खुद को संभाल लेती है। बेटा मैं तो तुम्हारा भला चाहती हूँ, बाकी तुम बेहतर जानते हो। वह वहाँ से चली जात अंदाज में कहता है, जी अम्मी बोली। वह आंखों में आंसू लाते हुए कहती है, मैंने अपनी बेटी को इस हालत में देखा है, वह पहले ही बहुत कुछ बर्दाश्त कर रही है, लेकिन अब मुझे लगता है कि यह घर उसके लिए महफूज नहीं रहा। तुम अपनी बीवी को लेकर अलग हो जाओ, अपना घर ले लो, सुकून से रहोगे। शारक कुछ नहीं बोलता। वो फिर कहती है, तुम्हारी अपनी जायदाद है, अपनी जिंदगी है, कब तक सबके झगड़ों में फंसते रहोगे? शिक पहली मर्तबा इस बात पर संजीदगी से सोचने लगता है, लेकिन इसी वक्त उसे अहमर की बात याद आती है। गलत को गलत कहने से रिश्ता खत्म नहीं होता। शिक कुछ लम्हे खामोश रहता है और फिर कहता है, अम्मी अलग घर लेना शायद मसले का हल नहीं है, मसला घर नहीं, मसला हमारे रवैये हैं। नाज़न की माँ के चेहरे पर एक लम्हे के लिए परेशानी आती है, मगर वो फौरन खुद को संभाल लेती है। बेटा मैं तो तुम्हारा भला चाहती हूँ, बाकी तुम बेहतर जानते हो। वह वहां से चली जाती है, मगर उसे अंदाजा नहीं होता कि उसकी यह पूरी गुफ्तगू दरवाजे के बाहर खड़ा अहमर सुन चुका है। अहमर अपने आप से कहता है, ये सिर्फ नाज़िन की बीमारी की बात नहीं है, अम्मी जान कुछ और चाहती हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर रानी का इलाज शुरू कर देता है। बिलाल बेचैनी से बाहर बैठा होता है। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आता है और कहता है, अल्हम्दुलिल्लाह, खतरे की बात नहीं, लेकिन जुलने के जख्म काफी हैं, कुछ दिन बहुत एहतियात करनी होगी। बिलाल की जान में जान आती है। वह फौरन रानी के पास जाता है। रानी कमजोर आवाज में कहती है, बिलाल मुझे इस घर से डर लगने लगा है। बिलाल उसका हाथ थाम कर कहता है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें यहां से ले जाऊंगा, मैं तुम्हें दोबारा किसी के सामने मजबूर नहीं होने दूंगा। रानी उसकी तरफ देखती है और खामोशी से आंसू बहाने लगती है। इधर घर में नान अपनी माँ से फोन पर बात कर रही होती है। अम्मी आपने शिक को अलग घर के लिए राजी कर लिया। नाज़न की माँ मुस्कुराकर कहती है, अभी मुकम्मल नहीं, लेकिन फिक्र मत करो बेटी, बाज औकात एक घर तोड़ने के लिए लड़ाई की जरूरत नहीं होती, बस लोगों के दिलों में शक डाल दो, बाकी काम वह खुद कर लेते हैं। लेकिन नाज़न को यह नहीं मालूम होता कि उनकी यह बात भी किसी ने सुन ली है। दरवाजे के बाहर शिक खड़ा होता है। वो चंद लम्हे बिल्कुल साकत रहता है, फिर आहिस्ता से पीछे हटता है।
उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि हैरत होती है। वो अपने आप से कहता है तो ये सब कुछ इतने दिनों से मेरे साथ हो रहा था। और उसी लम्हे शिख फैसला करता है कि अब वह नाज़ीन से नहीं उसकी मां से एक ऐसा सवाल करेगा जिसका जवाब पूरे घर की हकीकत बदल देगा। अगले दिन आफिया जब आफत से निकलती है तो फहद पहले ही उसका इंतजार कर रहा होता है। फहद कहता है आफिया मेरे साथ कैफे तक चलो, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। आफिया कुछ सोचने के बाद उसके साथ चली जाती है। कुछ देर बाद अहमद ओम्स पहुंचता है और आफिया के बारे में पूछता है। इस साफ बताता है सिर्फ आफिया मैडम तो काफी देर पहले फहद के साथ जा चुकी हैं। यह सुनते ही अहमर का गुस्सा आसमान पर पहुंच जाता है। वो फौरन आफत से निकलता है और आफिया को तलाश करने लगता है। आखिरकार उसे एक कैफे में आफिया फहद के साथ बैठी नजर आती है। अहमर गुस्से में अंदर जाता है और आफिया से कहता है आफिया तुम फहद के साथ यहां क्या कर रही हो? आफिया फौरन सफाई पेश करती है। अहमर तुम गलत समझ रहे हो, फहद सिर्फ बात करने के लिए मुझे यहां लाया था। लेकिन अहमर गुस्से पर काबू नहीं रख पाता और आफिया को एक जोरदार थप्पड़ मार देता।